वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जून मंथ के थर्ड वीक के बारे में और ये इसका पार्ट नंबर 1 होगा। इससे पहले दो पार्ट में ऑलरेडी लॉन्च कर चुका हूँ, वीक 1 और वीक 2 के लिए। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे, और साथ में वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके आप अपने डाउट पूछ सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया द वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड फाइनेंसिंग वर्थ मोर देन $500 मिलियन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू सपोर्ट स्ट्रिंग ऑफ प्रोजेक्ट टू बूस्ट इट्स इकोनॉमी। मतलब कि वर्ल्ड बैंक ने अप्रूवल दिया है अभी $500 मिलियन से ज़्यादा की राशि का, वो किस कंट्री के लिए, जिससे कि वहाँ पर इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए और वहाँ पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लगाए जा सके। तो ये कंट्री का नाम है दोस्तों अफगानिस्तान के लिए ये वर्ल्ड बैंक की ओर से ये इतनी राशि प्रदान की जाएगी। ओके, अब हम कुछ यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं कि ये जो पैकेज है इससे अफगानिस्तान को हेल्प मिलेगी, जो वहाँ के रिफ्यूजीज़ हैं उनके लिए, और जो वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनको डेवलप किया जाएगा, और जो वहाँ पर डेवलपमेंट होना है सिटीज़ का उनके लिए ये राशि काम करेगी, और साथ में इलेक्ट्रिफिकेशन है उसको एक्सपेंड किया जाएगा, फूड सिक्योरिटी पर ये पैसे खर्च होंगे, और साथ में वहाँ पर जो रोड्स हैं, रूरल एरियाज़ में जो रोड्स हैं उनको मजबूत किया जाएगा। ओके, अगर बात की जाए अफ़गानिस्तान की तो यहाँ की कैपिटल है काबुल और करेंसी है अफ़गानी, और वहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं अशरफ गनी। और दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जिम योंग किंग, और हेडक्वार्टर जो है वर्ल्ड बैंक का वो कहाँ पर है, ये है यूएसए वाशिंगटन में। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बन जाती हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें आपसे कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू द कोड कंप्लायंस रेटिंग ऑफ बैंक्स डन बाय द बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया। तो देखो BCSBI जो एक ये स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया है, तो इसके अकॉर्डिंग जो कंप्लायंस कोड कंप्लायंस रेटिंग है बैंक की, ओके, तो यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। तो वो कौन सी पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसको हाई रेटिंग मिली है उसके कोड कंप्लायंस के लिए। ठीक है, अभी मैं इसको पूरे डिटेल में आपको बताता हूँ। देखो BCSBI इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो ये है बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, कोड कंप्लायंस रेटिंग जो है ये देता है। ओके, अब ये रेटिंग किस पब्लिक सेक्टर बैंक की हाई रेटिंग दी गई है, ओके, तो उस बैंक का नाम है दोस्तों IDBI। ठीक है, कुछ चीज़ें हम यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं कि BCSBI के चेयरमैन कौन है, ये हैं AC महाजन। देखो यहाँ पर ये चीज़ है कि जो बैंक हैं भारत में तो वो कंटिन्यू स्ट्रगल करते हैं क्वालिटी ऑफ देयर कस्टमर सर्विस, उनकी कस्टमर सर्विस के साथ में। तो जो ओवरऑल एवरेज कोड कंप्लायंस स्कोर है तो वो कंज्यूमर सर्विस बेस्ड पैरामीटर्स को सेट किए जाते हैं, जिसमें ग्रीवियंस रिड्रेसल है, ट्रांसपेरेंसी है, इन्फॉर्मेशन है। तो इन सब चीज़ों के आधार पर ही BCSBI क्या है कि कोड कंप्लायंस रेटिंग तैयार करता है। तो आपको बताना है कि किस बैंक की सबसे ज़्यादा हाई है, तो वो है IDBI बैंक। ठीक है, तो केवल एक पब्लिक सेक्टर बैंक है वो IDBI, 26 पब्लिक सेक्टर बैंक में से शामिल किया गया है। वहाँ पर 17 प्राइवेट में से 8 बैंक जो है उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, तो उनका क्राइटेरिया क्या है कि जो हाई रेटिंग है उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया है। अब अगर दोस्तों आपसे पब्लिक सेक्टर बैंक 26 में से एक की बात तो की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर 17 प्राइवेट बैंक में से 8 जो बैंक हैं जिनका रेटिंग यहाँ पर बताया गया है इसके द्वारा हाई, ठीक है, तो उसमें एक्सिस बैंक है, DCB बैंक है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडसलैंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, RBL बैंक और यस बैंक। ठीक है, ये इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, इनके नाम नोट कर ले। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से कौन सा नहीं है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। साथ में 3 फॉरेन बैंक हैं, सिटी बैंक, HSBC और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ठीक है, तो इनकी जो है रैंक जो है वो हाई यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर की क्वेश्चन आपका बनेगा कि BCSBI इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसके चेयरमैन क्या है और किस ब्याज पर ये रेटिंग तैयार की गई है। ओके, और पब्लिक सेक्टर बैंक में किसकी सबसे हाई रेटिंग है, तो वो है IDBI। ठीक है, नेक्स्ट जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है AUS इंडेक्स 17, तो ये किस पार्ट में अभी स्टार्टिंग हुई, ये किस सिटी में स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखो फ्रेमेंटल जो पोर्ट है यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ है, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सेकेंड एडिशन है। ठीक है, कौन सा एडिशन है ये सेकेंड एडिशन। और जैसे कि आप इसको पहचानेंगे कैसे कि ये किसके बीच में है, देखो AUS से ऑस्ट्रेलिया हो गया और IND से इंडिया हो गया और EX से हो गया एक्सरसाइज, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज 17। ठीक है, तो ये तो दो देशों के बीच में एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, किस पोर्ट पर, ये है फ्रेमेंटल पोर्ट सिटी। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें, और कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं कैपिटल की बात करूँ वो है कैनबरा,
और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और वहाँ के जो पीएम हैं वो हैं मैल्कॉम टर्नवेल। ठीक है, कई बार लोग ऑप्शंस दिए होते हैं एडिलीड, तो वहाँ पर वो लगा देते हैं, लेकिन कैपिटल जो है ऑस्ट्रेलिया की वो है कैनबरा। ओके, नेक्स्ट जो दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि डीआरडीओ ने अभी बहुत ही जल्दी में एक मिसाइल को टेस्ट फायर किया था जिसका नाम है NAG नाग मिसाइल। तो वो मिसाइल जो है किस प्रकार की मिसाइल है? ये दोस्तों एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। तो मैं 3-4 पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। देखो, डीआरडीओ ने जो ये मिसाइल लॉन्च की है, ये दोस्तों नाग मिसाइल है और राजस्थान से इसको लॉन्च किया गया, और ये फायर एंड फॉरगेट इसका नाम रखा गया है। ठीक है, मतलब कि इसको एक बार अगर फायर कर दिया जाएगा तो फिर इसको मैनुअली इंटरवेन नहीं किया जा सकता है, ये इसके फीचर्स हैं। और जो ये राजस्थान से लॉन्च किया गया, ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। और फायर एंड फॉरगेट जो है ये इसमें 3rd जनरेशन की मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल। जो भी टैंक होंगे उनको ध्वस्त करने के लिए इस मिसाइल को बनाया गया है। ठीक है, और इसमें जो है IRR इमेजिंग इंफ्रारेड रडार से ये पूरी तरह लेस है। ओके, और दोस्तों इसको ये चीज़ आप यहाँ पर 2 फुल फॉर्म आ जाती हैं। देखो, डीआरडीओ ने तो इसको बनाया है, ये 5 मिसाइल सिस्टम्स में से एक मिसाइल सिस्टम है जिसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है अंडर द IGMDP प्रोजेक्ट। ये है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि IGMDP में D का मतलब क्या है, P का मतलब क्या है, या फिर M का मतलब क्या है। तो यहाँ से कुछ भी पूछ लेगा। तो ये साइंस एंड टेक का ये शॉर्ट फॉर्म वाला सेक्शन है, इसको आप नोट कर लें। और डीआरडीओ के जो चेयरमैन है वो कौन है? S क्रिस्टोफर। ठीक है, एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूँगा। देखो, जो ये प्रोजेक्ट है IGMDP के अंतर्गत, तो 4 प्रोजेक्ट की मैं यहाँ पर बात करूँगा। शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, उसका नाम है पृथ्वी। और शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका कोड का नाम रखा गया है त्रिशूल। और जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये है नाम आकाश इसका। ठीक है, और जो 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है, इसका नाम रखा गया है नाग। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट यहाँ पर बन जाते हैं, आप इनको जरूर नोट कर ले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि वो कौन सा देश है जिसने टॉप किया है ग्लोबल रेमिटेंस रिसीविंग लिस्ट 2016 में एज पर लेटेस्ट यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट वन फैमिली एट अ टाइम। देखो, यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है वन फैमिली एट अ टाइम। तो इसमें वो कौन सा कंट्री है जिसने टॉप किया है रेमिटेंस रिसीविंग लिस्ट में? रेमिटेंस रिसीविंग का मतलब ये होता है कि सपोज करिए कि कोई एक पर्सन एक्स है जो कि US जाता है, अमेरिका, और यहाँ पर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर है। तो यहाँ से वो सपोज करे कि $50,000 जो है ये उसकी सैलरी है, और वो क्या करता है कि हर महीने अपने कंट्री में, ये है हमारा भारत महान इंडिया, तो यहाँ पर वो क्या करता है अपने अमाउंट को, जैसे उसने क्या करा कि 20,000 जो है डॉलर जो है यहाँ पर इंडिया के लिए भेज दिए। ठीक है, तो ऐसा किस कंट्री ने टॉप किया है, मतलब कि सबसे ज़्यादा पैसा बाहर से कमा कर देश में भेजा गया है। ओके, तो ये किसकी कंट्री के द्वारा किसने टॉप यहाँ पर किया है, ये चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों भारत ने टॉप किया है। अब मैं आपको पूरी लिस्ट यहाँ पर बता देता हूँ। इंडियंस वर्किंग अक्रॉस द ग्लोब सेंट होम $62.7 बिलियन लास्ट ईयर। मतलब कि भारत के लोग जो कि बाहर रह रहे हैं ग्लोब में, तो उन्होंने 62.7 बिलियन जो है वो लास्ट ईयर सेंड किए, और ये आंकड़ों के हिसाब से सबसे ज़्यादा है। ये आंकड़े UN ने अपनी एक रिपोर्ट है वन फैमिली एट अ टाइम, इसमें ये उजागर किए। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लें। तो अकॉर्डिंग टू द वन फैमिली एट अ टाइम स्टडी बाय द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट IFAD, तो IFAD की फुल फॉर्म नोट करो, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो इसने बताया कि अबाउट 200 मिलियन माइग्रेंट्स ग्लोबली सेंट मोर देन $445 बिलियन, लगभग की 200 बिलियन ऐसे लोग जो कि दूसरे देशों में जाकर वर्क कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, तो उन्होंने $445 बिलियन जो है ये इसका इतने अमाउंट का रेमिटेंस किया है 2016 में अपनी फैमिलीज़ के लिए। तो उसमें भारत का पहला स्थान है और भारत ने 62.7 बिलियन किया है। ओके, अगर मैं यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी की बात करूं तो वो है एंटोनियो गुटेरेस, और UN का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है USA में। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर आपके बन जाते हैं। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा है कि भारत की रैंक कितनी है 2017 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में। तो आपको बताना है कि GII में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक कितनी है? तो ये है दोस्तों 60th रैंक। ठीक है,
तो इस रैंक में भारत का इजाफा हुआ है और पहले भारत की पोजीशन 66 थी, लेकिन अब भारत की पोजीशन जो है 66 से हटकर 60 हो गई है। ठीक है, एक चीज़ आप यहाँ पर ये नोट कर लें, और ये 2017 की जो रैंकिंग है ये जिनेवा में रिलीज हुई स्विट्जरलैंड में, और भारत की पोजीशन जो है 60 यहाँ पर बताई गई। अगर मैं बात करूँ टॉप 3 मोस्ट इनोवेटिव कंट्रीज़ जो है लिस्ट में, तो इसमें यह है स्विट्जरलैंड रैंक 1, स्वीडन रैंक 2, नीदरलैंड रैंक 3। और अगर एशिया की बात करूं तो चाइना 22 नंबर पर है, श्रीलंका 90 नंबर पर है, नेपाल 109 है, पाकिस्तान 103 पर है। ठीक है, और भारत की रैंक कितनी है, ये है 60th। ठीक है, ये मैंने आपको आंकड़े यहाँ पर बता दिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि वो कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में रेटिफाइड ऑटोमिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन AEOI शेयरिंग विद इंडिया। मतलब कि वो कौन सा देश है जिसने AEOI जो है ये भारत के साथ शेयर किया है। ये क्या होता है AEOI, इसकी फुल फॉर्म नोट कर लो। ठीक है, ये है ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब कि इंफॉर्मेशन, सूचना का आदान प्रदान जो है ये कहते हैं इसको। तो ये किस देश ने भारत के साथ किया है। ठीक है, तो उस कंट्री का नाम है दोस्तों स्विट्जरलैंड। फाइन, तो यहाँ पर ये बन जाता है कि स्विट्जरलैंड ने ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन AEOI जो है ये भारत के साथ किया, और 40 अदर कंट्रीज़ के साथ भी किया है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लें कि भारत के साथ किसने किया है, AEOI जो है ये स्विट्जरलैंड ने किया है। फाइन, तो इसमें क्या है कि ये ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा कि जो इमीडिएट शेयरिंग ऑफ डिटेल्स अबाउट सस्पेक्टेड ब्लैक मनी, जिन लोगों के पास में आय से अधिक संपत्ति है और उनकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर है स्विट्जरलैंड में, तो वो इन्फॉर्मेशन AEOI के अंतर्गत भारत को प्रदान किया जाए। कौन करेगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ब्लैक मनी को कर्व करने का ये भी एक तरीका है। तो ये कुछ ऐसे प्रयास हो रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है इसने अप्रूवल दिया है कितना अमाउंट इक्विटी इन्वेस्टमेंट लोन के तौर पर IIF को, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को। तो क्वेश्चन ये बनता है कि AIIB ने कितना अमाउंट ग्रांट किया है, किसके लिए, IIF के लिए, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए, एज अ इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये है $150 मिलियन का। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ आप नोट कर ले। फाइन, और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ये है बीजिंग चाइना में, और ये 3rd एनुअल मीटिंग, एक पॉइंट यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है, इसको नोट कर ले। द 3rd एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द AIIB विल बी हेल्ड इन मुंबई इंडिया इन जून 2018। मतलब कि जून 2018 में जो 3rd एनुअल मीटिंग होगी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की AIIB के, तो वो कहाँ पर होगी, ये होगी मुंबई में, और कहाँ, कब, जून 2018 में। ठीक है, और ये दोस्तों AIIB क्या है, ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका एम ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग को सपोर्ट करना एशिया पैसिफिक रीजन में। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि विच कंट्री रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च इट्स फर्स्ट एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप टू स्टडी ब्लैक होल्स। मतलब कि वो कौन सा देश है जिसने अपना पहला एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप, मतलब कि अंतरिक्ष दूरबीन जो है ब्लैक होल्स की स्टडी के लिए लॉन्च किया। तो उस देश का नाम है दोस्तों चाइना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किसने अंतरिक्ष वाली दूरबीन लॉन्च की, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर चाइना पिक कर लेंगे। ठीक है, तो हुआ ये कि चाइना ने ब्लैक होल, और हम कहते हैं पल्सर, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन तारा, ठीक है, और गामा रे के अचानक प्रकट होने की घटना के निरीक्षण करने के लिए, मतलब इसके इंटेरोगेशन के लिए अपनी पहली अंतरिक्ष दूरबीन जो है इसको लॉन्च किया। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, टू स्टडी द ब्लैक होल्स, पल्सर्स एंड गामा रे वर्स। ठीक है, एक क्वेश्चन आप यहाँ पर और बनेगा आपका, इट वॉज डिलीवर्ड इन टू ऑर्बिट 550 किलोमीटर, जिसको हम माइल्स में कन्वर्ट करेंगे 341 माइल्स होगा, अर्थ के ऊपर, एबव द अर्थ, बाय द लॉन्ग मार्च बाय 4B रॉकेट। मतलब कि लगभग 2.5 टन हार्ड एक्सरे जो मॉड्यूलेशन टेलीस्कोप है, इसको लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से जो है ये उन्होंने लॉन्च किया। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। फाइन, और कैपिटल अगर बात की जाए चाइना की, वो है बीजिंग, करेंसी जो है रेनएम्बी, और प्रेसिडेंट जो है वो कौन है, जाई जिनपिंग। ठीक है, एक और आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, इसमें कहा गया है कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इको SOC। ठीक है, तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क US में। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा हुआ ये कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसकी फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछी गई है और पूछी भी जाती है
ECOSOC, तो ये है यूनाइटेड नेशंस का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस में इसके इलेक्शन हुए और इसमें क्या है कि 18 पोस्ट यहाँ पर वैकेंट थी। तो उसमें दोस्तों भारत ने चुनाव जीता और पाकिस्तान इस चुनाव में हार गया। ठीक है, तो भारत को 183 वोट यहाँ पर मिले। ओके, और ये आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है इसका चुनाव भारत ने जीता है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा यहाँ पर कि ये है क्या, ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में ही आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण से जुड़ी जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। ओके, तो उसमें क्या है कि 3 साल के कार्यकाल के लिए चुनाव होता है। ओके, तो इसमें भारत का कार्यकाल अभी ख़त्म हो रहा था और भारत ने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेशन किया और भारत ये अल्टीमेटली जीत गया। लगातार ये दूसरी बार जो है ये भारत जीता है। ओके, और भारत को 183 वोट्स जो मिले हैं। ठीक है, एशिया पैसिफिक कैटेगरीज में। फाइन, तो आप ये इन्फॉर्मेशन नोट कर लें। ओके, और जो टर्म है 3 ईयर के टर्म के लिए फिर से भारत यहाँ पर हो चुका है नॉमिनेटेड। ठीक है, यूएन में। ओके, और ये जो ECOSOC ये है क्या, ये एक प्रिंसिपल बॉडी है जो कि फॉर कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी डायलॉग एंड रिकमेंडेशंस ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल इशूज़, इन पर ये वर्क करती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि द सेंटर हैज़ मेड इट्स मेंटरी टू कोड द आधार नंबर फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट्स एंड फॉर ट्रांजेक्शन्स एक्सीडिंग। मतलब अभी केंद्र ने ये कहा है कि अब आधार कार्ड जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा कि अगर आप कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करा रहे हैं और आप 50,000 रुपये से अधिक का लेन देन बैंक के साथ जब आप करोगे तो अमाउंट लिमिट कितनी है, 50,000। तो 50,000 या फिर 50,000 से अधिक जो है उसका अगर आप लेन देन जब करोगे तो आपको वहाँ पर आधार कार्ड जो है ये अपना दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्यों किया, क्योंकि जो टैक्स चोरी करते हैं उनको आसानी से पकड़ा जाए। ठीक है, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स जब होंगे तो वहाँ पर वो लॉग में उनका डेटा सेव होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं आधार के बारे में। तो UIDAI, द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये स्टेचुरी अथॉरिटी है और आधार की टैगलाइन है मेरा आधार मेरी पहचान। और इसके जो संस्थापक स्टार्टिंग में ही जो चेयरमैन बनाए गए थे UIDAI के, ये थे नंदन नीलकनी, ये फर्स्ट चेयरमैन थे। और अभी करंट प्रेजेंट चेयरमैन की अगर बात की जाए तो ये हैं J सत्यनारायणा। ठीक है, 2-3 पॉइंट यहाँ पर जरूरी है, आप इनको भी नोट कर लें। अगला जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसने अभी एक पेनाल्टी लगाई है 87 करोड़ रुपए की। तो वो कौन से ऑटो मेकर्स कंपनी के ऊपर लगाई है जिसमें कि अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस की बात की गई। तो ये दोस्तों पेनाल्टी जो लगाई है वो हुंडई मोटर के ऊपर लगाई है और इसमें बताया है कि इन्होंने मतलब कि जो प्रोवाइडिंग डिस्काउंट्स दिए हैं कार के ऊपर। ठीक है, तो उस वजह से अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस विद रिस्पेक्ट टू प्रोवाइडिंग डिस्काउंट फॉर कार्स। ठीक है, तो अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस का हवाला देते हुए इनके ऊपर ये पेनाल्टी लगाई गई। ठीक है, नेक्स्ट जो दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ केरला। तो केरला के अभी प्रेजेंट गवर्नर कौन है, तो ये हैं P सदाशिवम। अब केरला की बात क्यों आई, क्योंकि अभी आपने देखा कोच्चि मेट्रो का उद्घाटन हुआ, मोदी जी वहाँ पर गए, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं जिनको आप नोट कर लें कि अगर मैं कहूँ कि सेंटर और जो केरला स्टेट गवर्नमेंट है इन दोनों की हिस्सेदारी इस मेट्रो में कितनी है, तो ये जो है ज्वाइंट वेंचर एक तरह से कह सकते हैं 50-50 का है। ओके, 50-50 का ज्वाइंट वेंचर है सेंटर और केरला की गवर्नमेंट के बीच में जो वहाँ पर ये मेट्रो हुई है। ठीक है, तो इसका अभी हाल ही में इनॉग्रेशन किया है मोदी जी ने, पहला फेज़ जो है। ठीक है, और मोदी जी ने यात्रा भी की किस मेट्रो स्टेशन से, ये की है फ्रॉम पालारिवोटम से लेकर पाथाडीपलम स्टेशन, इस स्टेशन के बीच में। ठीक है, और जो केरला के गवर्नर हैं P सदाशिवम और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयनन और यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर M वेंकैया नायडू, इनके साथ में E श्रीधरन, ये बहुत ज़रूरी नाम है E श्रीधरन। इनको दोस्तों मेट्रो मैन कहा जाता है। इन्होंने दिल्ली मेट्रो हो या फिर हर एक मेट्रो में इनका योगदान बहुत ही ज़्यादा रहा है। ठीक है, और अगर कोची रेल मेट्रो लिमिटेड की बात की जाए तो 50-50 हिस्सेदारी जो है इस मेट्रो में केरल गवर्नमेंट की और सेंटर की है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि विच सिटी इज होस्टिंग द नो इंडिया प्रोग्राम, जिसको हम कहते हैं KIP, ये यंग ओवरसीज इंडियंस के लिए है। तो वो किस सिटी में होस्ट हो रहा है, तो ये हो रहा है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और जो हमारे यहाँ का यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय जो मिनिस्टर हैं सुषमा स्वराज जी, इन्होंने इनॉग्रेशन किया है नो
इंडिया प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। और ये यंग ओवरसीज़ इंडियंस के लिए है। तो इसमें हम जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये प्रोवाइड करेगा एक यूनिक फोरम, जो भी स्टूडेंट्स हैं या फिर यंग प्रोफेशनल्स हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, जो भारत विजिट करने आते हैं, तो वो शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज़, एक्सपेक्टेशंस और अपना एक्सपीरियंस एंड डेवलप क्लोजर बॉन्ड्स विद द कंटेम्प्रेरी इंडिया, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली ओवरसीज़ इंडियंस के लिए एक प्रोग्राम है KIP। ओवरसीज़ का मतलब होता है दोस्तों विदेश की बात हो जाती है। जैसे अगर मैं कहूँ ओवरसीज़ बैंक, तो ये कोई एक बैंक है, इसने विदेश में जाकर अपनी शाखा खोली, तो आप कहेंगे ओवरसीज़ ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ पर यंग ओवरसीज़ इंडियंस का मतलब ये है कि भारत के जो रहने वाले लोग हैं, जो कि जाकर विदेशों में रह रहे हैं, तो वो भारत में आकर इस तरह के रिव्यू, सजेशंस जो है वो अपने एक्सपेक्टेशंस, अपने एक्सपीरियंसेस जो है दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली प्रोग्राम है नो इंडिया प्रोग्राम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कहा गया आपसे कि वो कौन सा सोशल मीडिया है जिसने लॉन्च किया है एक स्पेशल ब्लू अम्ब्रेला इमोजी फॉर इट्स इंडियन यूजर्स टू सेलिब्रेट मानसून। मतलब कि मानसून को सेलिब्रेट करने के लिए वो कौन सा सोशल प्लेटफॉर्म है जिसने कि अम्ब्रेला इमोजी, इमोजी का मतलब होता है एक तरह का एक सिम्बोलिक एक रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि एक सिंबल बना देना, ठीक है। तो वो कौन से प्लेटफॉर्म ने किया है, ठीक है, मानसून को सेलिब्रेट करने के लिए। दोस्तों पहली बार ट्विटर ने ऐसा किया है। तो आप ये देख लें कि ट्विटर ने अपनी ये इमोजी एक अम्ब्रेला, ये एक छाते के टाइप में बनाई है और हैशटैग है मानसून। तो मानसून को सेलिब्रेट करने के लिए ये जो है वेदर रिलेटेड इमोजी जो है ये फर्स्ट टाइम इसने लॉन्च की है भारत में, ठीक है। दूसरा बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने ये वीडियो में क्वेश्चन इंक्लूड इसलिए भी किया है ताकि आप दूसरा क्वेश्चन देखें। जो कैटी पेरी हैं, ये अमेरिकन सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं और पॉप स्टार हैं। तो क्या है कि इन्होंने ट्विटर पर अपने 100 मिलियन फॉलोअर्स जो हैं ये पूरे कर लिए, और ये इतिहास में ट्विटर में फर्स्ट टाइम है जो जिसने पहली बार मोस्ट फॉलोड पर्सन का ये टाइटल जो है अपने नाम पर किया, 100 मिलियन फॉलोअर्स, ठीक है। तो कैटी पेरी के हैं, ओके, ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो यहाँ पर आपका बनता है, इसमें क्या है, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये तो सबको पता होगा, JP नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा। तो अब ये न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़रूरी यहाँ पर क्वेश्चन ये बनेगा कि इन्होंने अभी एक लॉन्च किया है एक प्रोग्राम जिसका नाम है IDCF, ठीक है। IDCF जो है ये लॉन्च किया है। अब इसकी फुल फॉर्म आपसे ज़रूर पूछी जाएगी, तो अब आप यहाँ पर नोट कर लो। जो मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट में आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने IDCF जिसका नाम है इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट, तो ये प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया जिससे कि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, लोगों को बचाया जा सके, या फिर जो डायरिया के कारण बच्चों की जो मृत्यु होती है उसके रेशियो को कम किया जा सके। एक तरह का ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, ठीक है। और जो कि डायरिया ट्रीटमेंट को बताएगा कि किस तरह से कराना चाहिए, वहाँ पर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स, ORS सॉल्यूशन जो है और जिंक की टैबलेट्स हैं, तो इनके उपयोग के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने के लिए ये IDCF ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन की फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है, इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट। एक और आपका प्रश्न यहाँ पर ये बन जाता है कि वो कौन सा प्राइवेट सेक्टर लैंडर है जिसने कि पार्टनरशिप किया है एक मोबाइल पेमेंट्स के साथ में, जिसका है टेरापे, ठीक है, स्विच टेरापे टू इनेबल द रियल टाइम मनी ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट्स इन इंडिया। तो दोस्तों ये जो टाई अप है, आपसे क्वेश्चन पूछाएगा कि टेरापे जो है ये किस बैंक के साथ में टाई अप हुआ है, तो ये हुआ है आपका यस बैंक के साथ में, फाइन। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा। और जो टेरापे है ये ग्लोबल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सर्विस है मोबाइल वैलेट्स के लिए, फाइन। और टेरापे का टाई अप किसके साथ हुआ है, यस बैंक के साथ में। आपका क्वेश्चन यहाँ पर एक ये बन जाएगा। और ये एस बैंक जो है इसके MD और CEO की अगर बात करूँ तो राणा कपूर, और हेड क्वार्टर कहाँ पर है, ये है मुंबई में, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन जाते हैं। एक प्रश्न आपका और है यहाँ पर, इसमें पूछा है कि हु विल यूज़ द AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू प्रिवेंट द पोस्टिंग ऑफ प्रॉब्लमेटिक कंटेंट। मतलब कि जिनसे लोगों को परेशानी हो सकती है उन कंटेंट को रोकने के लिए अभी किसने बहुत ही जल्दी
आर्टिफिशियल जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका अभी इम्प्लीमेंटेशन किया है। तो ये दोस्तों फेसबुक ने किया है। तो फेसबुक पर क्या आप कोई भी इस तरह की चीज़ जो हेट करती है, हेट फैला सकती है या फिर टेरर से रिलेटेड है, ठीक है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रही है, तो उन चीज़ों को ऑटोमेटिकली एआई डिटेक्ट कर लेगा और उनको लोगों तक पहुंचने से पहले ही वो चीज़ें डिलीट कर दी जाएंगी, ठीक है। तो ये फेसबुक की ऑफिशियल रिलीज़ के अकॉर्डिंग ये चीज़ आई है कि जो प्रॉब्लमेटिक कंटेंट होंगे उनको हम प्रधानता नहीं देंगे, उनको हम डिलीट कर देंगे जैसे ही वो डाले जाएंगे, ठीक है। तो ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा उस तरह के कंटेंट को। तो उसमें कुछ ऐसे कीवर्ड होंगे जो उनकी इंडेक्स में पड़े होंगे और जैसे ही वो मैच करेंगे तो उनको अप्रूवल नहीं मिलेगा कि आपका पोस्ट आगे बढ़ाया जाए, पोस्ट आपका क्रिएट हो, ठीक है। द कंपनी यूजेस एआई टू फाइंड एंड रिमूव टेररिस्ट कंटेंट इमीडिएटली बिफोर यूजर्स सी इट, ठीक है। द मूव इज एम टू प्रिवेंटिंग वीडियोज ऑफ क्राइम्स एंड अदर इनएप्रोप्रिएट कंटेंट फ्रॉम बीइंग स्ट्रीम, ठीक है। तो ये सब एक इन तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए ऐसे कदम उठाए गए हैं। 19 क्वेश्चन की बात की जाए तो उसमें कहा है कि भारत और वो दूसरा कौन सा कंट्री है जिसने साइन किया है वाइट शिपिंग एग्रीमेंट, ठीक है, टू अप्रूव डेटा शेयरिंग ऑन नॉन क्लासिफाइड मर्चेंट्स नेवी शिप्स और कार्गो शिप्स। तो आपको बताना है कि भारत और वो दूसरा कौन सा देश है जिसने कि एक वाइट शिपिंग एग्रीमेंट, WHA इसको कहते हैं। तो WHA जो है ये अभी इन्होंने आपस में किया है। तो किसके ऊपर ये है कि डेटा शेयरिंग ऑन नॉन क्लासिफाइड मर्चेंट नेवी शिप्स और कार्गो शिप्स। तो दोस्तों इजराइल के साथ में ये एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। इट एस्टैब्लिशेस एन इंफॉर्मेशन नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट अलाउज द नेवीज ऑफ बोथ कंट्रीज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन अबाउट शिप्स देयर ओसेनिक टेरिटरीज, ठीक है। तो इसमें ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए है, नेवी शिप्स या फिर कार्गो शिप्स, इन दोनों के लिए यहाँ पर ये वाइट शिपिंग एग्रीमेंट हुआ है भारत और इजराइल के बीच में, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लें। और द एग्रीमेंट वाज साइंड बाय एडमिरल जो है लानबा और चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ ऑफ इजरायली डिफेंस फोर्स, ये है जनरल गैडी एस्कन, ठीक है। इनका नाम यहाँ पर नोट कर लें। और इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम और करेंसी जो है इजरायली न्यू शेकेल। प्रेसिडेंट जो है रिवलिन और प्राइम मिनिस्टर जो है बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें, फाइन। नेक्स्ट जो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा गया है कि वो कौन से स्टेट के सीएम हैं जिन्होंने डिमांड किया है सेपरेट टाइम जोन फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए अभी जो कौन से सीएम हैं जिन्होंने ये लॉन्च किया है कि अब हमें एक नया टाइम जोन दिया जाए, ऐसी उनकी डिमांड है, ठीक है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम हैं उन्होंने ये डिमांड अपनी आगे लाई है, ठीक है। और उनका ऐसा मानना है कि वहाँ पर जो टाइम जोन है 4 बजे सूर्य अस्त हो जाता है और लोगों को सुबह उठना पड़ता है बहुत ही जल्दी, तब काम पर जाना पड़ता है। तो अलग अगर टाइम जोन हो जाएगा तो उनके मुताबिक वहाँ पर टाइमिंग सेट की जाएंगी, फाइन। तो ये 2-3 पॉइंट जो हैं ये ज़रूरी यहाँ पर माने जा सकते हैं। तो जो अगर मैं बात करूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस, ठीक है, तो इसने भी दोस्तों ये चीज़ बताई थी कि जो उत्तर पूर्व की अगर बात की जाए नॉर्थ ईस्ट, तो इसके टाइम जोन में आधा घंटा पहले ही 2.7 बिलियन जो है यूनिट जो है बिजली जो है ये बचाई जा सकती है और रेल दुर्घटनाएं कम भी हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि ठंड में आपने देखा होगा वहाँ पर 4 बजे ही सूर्यास्त हो जाता है। तो इस तरह की जो है ये डिमांड अभी निकल कर आई है, ओके। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम है जिनका नाम है पेमा खांडू, इन्होंने ही ये डिमांड की है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए कम से कम टाइम जोन जो है वो सेपरेट हो जाए, मतलब दिल्ली का टाइम अलग हो और नॉर्थ ईस्ट का टाइम अलग हो, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर बताई क्योंकि वर्किंग आवर्स जो हैं लोगों के, तो उसके लिए उनको बहुत ही अर्ली उठना पड़ता है, ठीक है, और ऑफिस जो है उनके 4 बजे क्लोज भी हो जाते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट जो है इन्होंने यहाँ पर बताए हैं, फाइन। दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, तब तक यहाँ पर आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी PDF जो है वो आपको इस लिंक पर मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, बहुत सारे लोगों को इस चैनल के बारे में भी बताएं। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।